तकदीर तुझ पे हंसेगी, तू रो न पाएगा। मालिक ने जो लिख दिया है वो मिटा न पाएगा। तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा। पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। क्या आप ये जानते हैं कि संजीव कुमार की डेड बॉडी को 2 दिनों तक कांच के ताबूत में रखा गया था, क्योंकि उनकी बहन अमेरिका से आने वाली थी और उस कांच के ताबूत के पास 2 दिनों तक शत्रुघ्न सिन्हा खड़े रहे थे। उनको मुझ पे नाज रहा है, लेकिन आज मुझे तुम पे नाज है। दोस्तों, संजीव कुमार कितने महान अभिनेता थे ये तो हम सब जानते हैं। मेरी जैसी शक्ल नहीं थी उसकी, बिल्कुल राजा लगता था। जिस भाई या बहन सुनने भान कहीं का। क्या आप जानते हैं कि जब संजीव कुमार की मौत हुई तब अमजद खान को यकीन ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी बीवी शैला खान को परिन विला में जाकर देखने को कहा, क्योंकि जब संजीव कुमार की मौत हुई उस वक्त अमजद खान इंडिया में नहीं थे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। और किशोरदा को पता चला तो वो रोने लगे थे। है यार तेरी यारी, हमें जान से है प्यारी, तेरी यारी पे जान लुटा देंगे। और राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म नजराना की शूटिंग रद्द कर दी थी। दोस्त का तो फर्ज होता है दोस्त के काम आना, दोस्त की इज्जत से खेलना, उसके घर में आग लगाना। क्या पक्के हो तुम। खुश हो दोस्त, आज तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। उस वक्त दिलीप कुमार ने संजीव कुमार के लिए क्या कहा था? महबूबा, आप अपने मकाम और अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं, और आप अपनी हैसियत से गिर कर बात कर रहे हैं। लगाम दो, लगाम दो इस सब। मुझे उन्हें अपना दोस्त कहते हुए गर्व होता है। अगर मैंने उनसे पूछा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है तो वो कहते, मैं मरना नहीं चाहता। अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थीं, खासकर निकुल के बच्चों के प्रति। ये 3 बच्चे उनके लिए सब कुछ थे और वो उनके भविष्य के लिए जीना चाहते थे। मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तुमने, ओ बेईमान बहार। उनके फैंस आज भी करोड़ों की तादाद में हैं। उनकी इस तरह अचानक मौत ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था। कुमार के आखिरी वक्त से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, संजीव कुमार हमेशा से लगता था कि वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने यंग उम्र में ही बहुत सी फिल्मों में बुजुर्ग आदमी के किरदार निभाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके परिवार के पुरुष 50 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते थे और संजीव कुमार को भी ये लगता था कि वो 50 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे, इसीलिए बुज़ुर्ग होने का अरमान वो अपनी फिल्मों के ज़रिए पूरा करना चाहते थे। दोस्तों, जब संजीव कुमार के पिताजी की मौत हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 47 साल की थी और उनके बड़े और छोटे भाई भी 50 साल की उम्र से पहले ही चल बसे थे। इसे भी एक किस्मत का खेल कह सकते हैं कि जब संजीव कुमार की मौत हुई तब उनकी उम्र भी सिर्फ 47 साल की थी। आखिरी वक्त में सचिन ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला था और चिल्लाए, हे भगवान। संजीव कुमार फर्श पर स्थिर अवस्था में लेटे हुए थे, तब उनकी मौत हो गई थी। फिल्म निर्देशक रमन कुमार ने बताया, उन्होंने मुझे राही के लिए अपनी डबिंग पूरी करने की सलाह दी। मैं तैयार नहीं था, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया।
और कुछ ही दिनों में वह चल बसा। ज्योति ने अपने परिवार के साथ कलकत्ता और बनारस की लंबी यात्रा बनाई थी। उन्होंने 29 अक्टूबर 1985 को उदय को छोड़कर अपने सभी बच्चों के साथ परिन विला छोड़ दिया, जो वापस रह गए क्योंकि वह अपने दादा के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। उन्होंने अपने चाचा के साथ घर पर 4 दिन बिताए और 3 नवंबर को अपनी माँ से मिलने के लिए कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। ज्योति जरीवाला याद करती हैं, हमने भाई और परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र शहर बनारस जाने का फैसला किया, क्योंकि काफ़ी समय से हम सभी को ये आभास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। 28 अक्टूबर को संजीव कुमार ने अपनी बहन गायत्री से आखिरी बार बात की थी और फ़ोन कॉल 30 मिनट से ज़्यादा समय तक चली थी। अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए गायत्री अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो कहती हैं, वो बहुत भावुक था। उन्होंने मुझे अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने मुझे दूसरों पर निर्भर न रहने के लिए कहा, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब अकेले दुनिया का सामना करने का समय आएगा। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। संजीव कुमार के दोस्त और सह कलाकार दिनेश हिंगू मस्कट जाने वाले थे, लेकिन उन्हें संजीव कुमार से मिलने का मन था। अमजद खान और कल्याण जी आनंद जी के साथ मस्कट जाने से पहले मुझे लगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से संजीव से मिलना चाहिए। मेरी आत्मा ने मुझे उसे देखने के लिए मजबूर किया। मस्कट पहुंचने के 2 दिन बाद तक वह नहीं रहा। संजीव कुमार ने 5 नवंबर का पूरा दिन R.K. नैयर की कत्ल की डबिंग के लिए जुहू के सुमित डबिंग थिएटर में बिताया। उन्होंने प्रकाश मेहरा से मुलाकात की और उनकी फिल्म इंसान की औलाद पर चर्चा की। जब उन्होंने डबिंग पूरी की तब रात के 10:30 बज चुके थे। उनकी डबिंग की आखिरी लाइनें ये थीं, कब्र के सिराने कभी धन नहीं उगते बरखुरदार। डबिंग थिएटर से निकलते हुए उन्होंने R.K. नैयर से कहा कि कल मेरी माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगा। उन्हें 7 नवंबर 1985 को लंदन के लिए प्रस्थान करना था और 6 नवंबर 1985 एक उदासी के साथ आए। संजीव कुमार अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, अपने बालों में अपनी उंगलियों के चलने की अनुभूति के लिए तरसते हुए अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वो सुबह 7 बजे उठ गए, लेकिन उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं हुई। पंडित, जो 1968 से उनके लिए काम कर रहे थे, जोर देकर कहते रहे कि उन्हें भूखा नहीं रखना चाहिए और बहुत समझाने के बाद संजीव कुमार को कुछ बिस्कुट के साथ चाय की चुस्की लेने में सक्षम बनाया। वो दिन पल भर में उज्जवल हो गया जब उनके गुरु पीडी शेनॉय कुछ पैसे वापस करने आए और सुभाष घई उनकी जांच करने के लिए चले गए। वो घई के साथ बैठकर कुछ बातें करते रहे। घई के जाने के बाद संजीव कुमार ने चर्चा की कि जब वह लंदन के लिए रवाना होंगे तो चीज़ें कैसी होंगी, और पंडित को उनकी अनुपस्थिति में उन्हें देखने के लिए 2000 रुपये की पेशकश की, लेकिन पंडित ने पैसे के लिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त पैसा था। बातचीत मुश्किल से ही खत्म हुई जब संजीव कुमार ने मिचली आने से शिकायत की। दोपहर करीब 12:30 बजे संजीव कुमार को उल्टी हुई और चिंतित जमुना दास ने डॉक्टर गांधी को एक उन्मत्त फ़ोन किया। उन्हें एक बार आने के लिए कहा। संजीव कुमार बार बार कहते रहे कि वो ठीक हैं, कुछ भी नहीं है, और वो बस नहा धोकर तैयार होना चाहते हैं, क्योंकि वह किसी भी समय सचिन के ख़त्म होने की उम्मीद कर रहे थे। वो अपने शयन कक्ष में चले गए, जबकि जमुना दास और पंडित डॉक्टर गांधी के आने के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे। सचिन डायरेक्टर सतपाल के साथ पहुँचे और डॉक्टर गांधी भी उनके पीछे पीछे आ गए। सचिन, सतपाल, जमुना दास, डॉक्टर गांधी और पंडित सभी बेसब्री से संजीव कुमार के बेडरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। 45 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और उनका कोई अता पता नहीं था। अब तक गंभीर रूप से चिंतित, उन्होंने अंदर जाकर ये देखने का फैसला किया कि क्या वो ठीक है। उन्हें बेडरूम का दरवाज़ा खुला मिला। संजीव कुमार को हिदायत दी गई थी कि आपातकालीन स्थिति में बेडरूम और बाथरूम के दरवाजे बंद ना करें। सचिन ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाया, हे भगवान!
संजीव कुमार फर्श पर स्थिर अवस्था में लेटे हुए थे। वो इतने शांत लग रहे थे, वो सो सकते थे। सचिन जी, जब संजीव कुमार जी की डेथ हुई, हमने सुना है कि आप उनके साथ ही थे, उनके घर थे। ज़रा बताएंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? नहीं, मैं उनसे मिलने उनके घर ही गया था। दरअसल वो चाहते थे कि मैं सुबह जाऊँ। मैं उनसे एक दिन पहले मिला था उनसे, मेरी मुलाकात हुई थी। ही वॉज डबिंग। तो मैंने कहा कि अरे भाई मैं कल सुबह आता हूँ, कल मिलना चाहता हूँ। बोले सुबह आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं 2-2:30 बजे के बीच में आता हूँ। सोचा उन्होंने थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता। मैंने कहा थोड़ा सा काम है, वो करके आ जाता हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल 2-2:30 के बीच में, 2:15-2:20 को मैं उनके घर पहुँचा। तो मैंने पूछा कहाँ है? अरे भाई बोले नहा रहे हैं, अंदर है, बेडरूम में। आधा घंटा मैं रुका। मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी? बोले नहीं, वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर को लाने गए हैं जमुना दास जी, उनके सेक्रेटरी। जमुना दास जी आए डॉक्टर गांधी को लेके। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, उनको कुछ उल्टी हुई और कुछ बलगम सी निकली और रात को बहुत लेट हुए थे, मेरे ख्याल से 3-4 बजे आए सुबह। मैंने कहा क्या तबीयत ठीक नहीं है फिर भी इतनी लेट नाइट्स कर रहे हैं, क्या है? मैंने कहा अभी मैं मिलूंगा तो डांटूंगा ज़रूर। एज अ फ्रेंड ही वॉज माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सो कोई बात ऐसी नहीं थी जो हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते थे। तो फिर भी आधा घंटा में और रुका, डॉक्टर भी बाहर बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने कहा क्या क्या गड़बड़ है? बोले इतनी देर तो कभी लगाते नहीं, और कोई भी अंदर जाने से, मतलब सब लोग डर रहे थे, कोई भी तैयार नहीं था अंदर जाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, एट द मोस्ट क्या होगा कि सपोज इफ ही इज चेंजिंग और समथिंग लाइक दैट, आई कैन से सॉरी एंड क्लोज द डोर अगेन, व्हाटएवर, बट एटलीस्ट लेट मी सी व्हाट इट इज। तो मैं उनके बेडरूम की तरफ पहुंचा और उनका दरवाजा स्लाइडिंग डोर था, वो स्लाइडिंग डोर मैंने ओपन किया। ओपन करके देखा, सामने तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, नीचे मुझे कारपेट पे 2 पाँव नजर आए। मैंने नीचे देखा तो वो यूं दरवाजे की तरफ हाथ रखे यूं कारपेट पे ही पड़े हुए थे। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने आई जस्ट स्क्रीम्ड फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर भाग के आए, अंदर आए, उनको टर्न किया, उन्होंने हार्ट देखा, ये वो देखा। तो डॉक्टर सेड लॉन्ग बैक ही इज़ गॉन, बहुत देर हो चुकी है, उनको नहीं रहे वो। एंड वो पूरे मतलब हम लोग, मैं तो मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई थी और we were in a very bad shape, and we didn't know that it would happen. He was 46 years old. ये कोई उम्र नहीं होती है ऐसे बड़े इंसान को। बुधवार का दिन था। डॉक्टर के मुताबिक संजीव कुमार को बाथरूम जाने के लिए सोफे से उठने की कोशिश में घातक दिल का दौरा पड़ा था। चूँकि उनकी मृत्यु का सही समय अज्ञात था, इसीलिए अनुमान लगाया गया था कि दोपहर 1:45 से 2 बजे के बीच वह केवल 47 वर्ष के थे। जमुना दास ने ज्योति के भाई को सूचित किया और उन्होंने अगली सुबह बिना पूरी सच्चाई बताए उनके घर वापस टिकट की व्यवस्था की। ज्योति को केवल इतना ही पता था कि संजीव कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके भाई किशोर और भाभी प्रफुल्ल को भी सतर्क कर दिया गया। प्रफुल्ल याद करते हैं, किशोर बच्चों की तरह रो रहा था। इस भयानक खबर को बताने की जिम्मेदारी तरला जोशी ने अपनी बहन गायत्री को दी। बम्बई में पूरी फिल्म इंडस्ट्री ठप हो गई। सभी शूटिंग, रिकॉर्डिंग, डबिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम रद्द कर दिया गया। संजीव कुमार के गुजर जाने की सूचना देने के लिए सभी एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे। किशोरदा दुख और अविश्वास के साथ रो पड़े। राजेश खन्ना और रवीना टंडन नजराना की शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने भी संजीव कुमार के सम्मान में शूटिंग रद्द कर दी। सुधीर दलवी साया के लिए रामसे ब्रदर्स के साथ शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी शूट कैंसिल कर दिया। एक अंकल को शौक में याद किया गया, जब मैंने अपने परिवार को खोया तब भी मैं कभी नहीं रोया, लेकिन जब मुझे पता चला कि हरि नहीं रहे तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। मैं खाने की मेज़ पर बैठा था और इससे पहले कि मैं खा पाता, एक सेना अधिकारी ने मुझे हरि की मृत्यु के बारे में सूचित किया। मैं खा नहीं सकता था और मैं शूटिंग भी नहीं कर सकता था। अमजद खान मस्कट में थे जब उन्हें संजीव कुमार की मौत के बारे में पता चला, लेकिन उन्हें लगा कि ये सिर्फ अफवाह है, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को परिनविला में जाकर देखने के लिए कहा कि वो कैसे कर रहे हैं। शैला खान याद करती हैं, जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे संजीव की मौत के बारे में पता नहीं था।
मैंने परिन विला का दौरा किया। मुझे बाहर बहुत भीड़ मिली और समझ गई कि इसका क्या मतलब है, और मैं घर वापस गई और अमजद खान को यह पुष्टि करने के लिए बुलाया कि उन्होंने जो सुना वो वास्तव में सच था। अभिनेता दिनेश हिंगू ने दुखद दिन को याद किया जब अमजद खान अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। मैं उनके बगल में खड़ा था। वो एक खोए हुए बच्चे की तरह रोए और वो मंच प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं थे। इसकी पुष्टि निर्माता विनय सिन्हा ने की है। संजीव कुमार को याद करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं, संजीव एक महान अभिनेता और एक महान व्यक्ति थे। वो और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन नियति ने उनका साथ नहीं दिया। वो कभी नहीं बदले। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वह संघर्ष कर रहे थे। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद उन्होंने मेरे साथ काम किया और सक्सेसफुल हो गए, लेकिन सक्सेस ने उन्हें कभी नहीं बदला। कमज़ोर लोग अपनी सफलता को पचा नहीं पाते, लेकिन वो मजबूत थे। उनकी बहन अमेरिका से आ रही थी और ये तय किया गया था कि उनका अंतिम संस्कार 8 नवंबर को होगा। उनके आने के बाद ही उनकी डेड बॉडी को एक कांच के ताबूत में रखा गया था। शत्रुघ्न सिन्हा 2 दिनों तक संजीव कुमार के ताबूत के पास प्रहरी खड़े रहे। वो कहते हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोग अब उनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ खुद को सही ठहराने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कितने महान अभिनेता थे या फिल्म उद्योग अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक को कैसे खोने जा रहा है, क्योंकि ये पहले से ही एक तथ्य है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और ये हमारी फिल्मी पृष्ठभूमि से कई ज़्यादा गहरी है। मैंने एक महान मित्र को खो दिया है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने उनके साथ एक अच्छा तालमेल साझा किया। किसी भी संकट के समय जब मुझे उनकी आवश्यकता होती थी, वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे अपना समर्थन देते थे। मुझे उन्हें अपना दोस्त कहते हुए गर्व होता है। अगर मैंने उनसे पूछा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो कहते, मैं मरना नहीं चाहता। अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थीं, खासकर निकुल के बच्चों के प्रति। ये 3 बच्चे उनके लिए सब कुछ थे और वो उनके भविष्य के लिए जीना चाहते थे। दोस्तों, जिस घर में संजीव कुमार की डेथ हुई थी, वो घर परिन विला यही है। हम बड़ी ही मुश्किल से डायरेक्टर साहब की मदद से इस घर का पता लगा पाए हैं। दोस्तों, इसी घर में संजीव कुमार ने अपना आखिरी वक्त बिताया था और इस घर को देखना संजीव कुमार के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं कितना खुश नसीब हूं जिसे तुम मिल जाओ। उसे जिंदगी में और क्या चाहिए, तुम्हारी जैसी पत्नी। मैंने तुमसे न जाने क्या आज मैं आपको जिस अभिनेता का घर दिखाने ले जा रहा हूँ, YouTube पर पहली बार कह सकते हैं कि ये बहुत ही यूनिक बात होगी, क्योंकि उनका घर ढूंढना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन एक डायरेक्टर साहब की मदद से आज मैं उनका घर दिखाने में कामयाब रहा हूँ। डायरेक्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत दोस्तों आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ संजीव कुमार जी का घर। जी हाँ दोस्तों, ये है संजीव कुमार जी का घर। शायद ये उनका घर रेंट पर था। ये बहुत ही बड़ी बात है कि संजीव कुमार जी यहाँ रहा करते थे और उन्होंने अपना आखिरी वक्त भी यहाँ बिताया था। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपको संजीव कुमार जी का घर दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़ा गायक तराना ढूंढेगा और हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा आदमी खो दिया है। जितने अच्छे, जितने बड़े गायक थे, उतने ही अच्छे, उतने ही दिल के बड़े वो आदमी भी थे। और सारी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से आपको एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिनको रफी साहब के बारे में कोई शिकायत थी। मेरे लिए वो मेरे सबसे फेवरेट गाने वाले थे और हमेशा रहेंगे।
और न सिर्फ मैं, हजारों लाखों आदमियों के वो प्यारे गायक थे और उनकी कमी बरसों तक पूरी नहीं हो सकती। भगवान उनकी आत्मा को शांति